Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with a model of economic growth, that is Harrod-Domar model of economic growth. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको एडवांस में क्लियर करूं, ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो मॉडल है वो 2 वीडियोस में आने वाला है। रीज़न क्योंकि कंटेंट जो वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, मेरे हिसाब से वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था। तो देखो कैसा क्यों, क्योंकि हैरड और डोमर एक्चुअली में ना 2 अलग अलग बंदे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैरड और डोमर का इंडिविजुअल उनका कंटेंट क्या था, और नेक्स्ट में हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इनका कंबाइंड जो हम इनके मॉडल को साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हैरड और डोमर के बारे में अभी हम बात करने से पहले एक बार हम कीन्स का जो थ्योरी था, कीन्स का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों, वो भी अभी देखते हैं। देखो कीन्स ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होगा, ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही एस्टैब्लिश हो जाएगा, उससे नीचे ही एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो कीन्स ने बात किसकी की थी, शॉर्ट रन की बात की थी। और क्या बात की थी कि जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही एस्टैब्लिश हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ शॉर्ट रन की बात की थी, लेकिन उन्होंने लॉन्ग रन के बारे में अपनी थ्योरी में नहीं बात की। उन्होंने लॉन्ग रन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने क्या चीज की, उन्होंने कहा कैपिटल एक्यूमुलेशन इंपॉर्टेंट है, बट जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे सिर्फ उन्होंने क्या कहा, इनकम जनरेट होगा, ठीक है, इनकम तो जनरेट होगा, बट व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के एक्चुअली में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला जो हमने अभी कहा, इनकम जनरेट होना। इनकम कैसे जनरेट होती है इन्वेस्टमेंट से? मल्टीप्लायर इफेक्ट से। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है। तो जब इन्वेस्टमेंट होती है तो इनकम मल्टीप्लायर में इंक्रीज होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ये तो था पहला एस्पेक्ट। और दूसरा भी है, दूसरा क्या है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का इंक्रीज होना। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक ऑफ कैपिटल भी बढ़ता है और उसकी वजह से क्या होती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो कीन्स ने किसकी बात की थी, सिर्फ इस फर्स्ट वाले एस्पेक्ट के, दूसरा वाला इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ओवरलुक कर दिया दूसरे वाले एस्पेक्ट को। तो ये हमने कीन्स की बात की। हमने यहाँ पे कीन्स की बात क्यों की, उसका एक रीजन, क्योंकि जो हैरड-डोमर मॉडल है दैट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कीनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। उन्होंने बात की है लॉन्ग रन की भी, जो जिसके बारे में इन्होंने बात नहीं की। तो इसीलिए हमने अभी एक बार कीन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब देखिए हम हैरड-डोमर के बारे में बात करते हैं। तो उनकी थ्योरी में, उनके मॉडल में जाने से पहले एक बार दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो हैरड और डोमर 2 अलग अलग लोग हैं, लेकिन हाँ जय-वीरू वाली जोड़ी नहीं है दोनों की। दोनों ने सेपरेटली अपना अपना मॉडल, अपनी अपनी थ्योरी दिया। अपने अपने मॉडल के बारे में इन्होंने सेपरेटली इंडिविजुअली बात की, ठीक है। इंडिविजुअली कैसे, हैरड ने अपने जगह पे अपने टाइम में, इनका कुछ 1930s में आया था और डोमर का 1940s में। हैरड का पूरा नाम RF हैरड और उनका E डोमर, ठीक है। बट इसको हैरड-डोमर मॉडल से हम लोग बात करते हैं। बट हम इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ते हैं, साथ में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दोनों के डिटेल्स डिफरेंट है, लेकिन जो आइडिया है दोनों का वो सेम है। आइडिया सेम है, इसलिए हम इन दोनों के मॉडल को साथ में बात करते हैं। तो अब देखो दोनों ने किस चीज के बारे में बात की थी, कैपिटल एक्यूमुलेशन के। हाँ डेफिनेटली कैपिटल एक्यूमुलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट की किसी एक भी चीज को छोड़ा हो। इन्होंने दोनों ही चीजों के ऊपर ध्यान दिया और कहा दोनों ही चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। दोनों के बारे में मैंने आपको भी कहा, इनकम जनरेशन भी और स्टॉक ऑफ कैपिटल यानी कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी का इंक्रीज होना भी। कीन्स ने किसको इग्नोर किया, इसको, और जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने किसको, इस वाली साइड को, इनकम साइड को इग्नोर किया। बट जो हैरड-डोमर है वो दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं हैरड के इंडिविजुअल कंसेप्ट की, पहले बात करते हैं। तो हैरड यानी कि RF हैरड, जिन्होंने 1930s में अपना जो मॉडल है वो दिया था। अब देखो ये क्या बोलते हैं, ही शोड steady growth may be achieved with fixed capital output ratio and fixed propensity to save। कैपिटल आउटपुट रेशियो जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, कैपिटल आउटपुट रेशियो ये क्या चीज है, मैंने अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, इधर इधर कहीं आता आई बटन में मैं दे दूंगी, बट देख लेना कैपिटल आउटपुट रेशियो। बट अगर मैं एक स्टेटमेंट में बोलूँ तो ये होता है कि अगर आपको 1 रुपए का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, 1 रुपए वर्थ का अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितने अमाउंट आपको कैपिटल लगाने पड़ेंगे। जैसे हमने 4 का एग्जाम्पल लिया था कि अगर 4 रुपीज का जो कैपिटल है वो लगा रहे हो तो आपको 1 रुपए का आउटपुट मिल रहा है, 1 रुपए वर्थ जितना आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल वो आपको दे रहा है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। वो होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो कि कितना आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी 1 रुपीज वर्थ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा प्रोपेंसिटी टू सेव। ये प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है हमारे पास में, यानी कि इनकम लेवल का कितना परसेंटेज जो है वो सेव किया जा रहा है, और इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं सेविंग इनकम रेशो, ठीक है, सेविंग टू इनकम रेशो, यानी कि इनकम का कितना परसेंट जो है वो सेव किया जा रहा है। तो ये बोलते हैं कि जो स्टेडी ग्रोथ है वो इन दोनों के फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशो और प्रोपेंसिटी टू सेव से अचीव किया जा सकता है।
स्टेडी ग्रोथ का मतलब, स्टेडी ग्रोथ का मतलब देखो होता है बेसिकली ग्रोथ होते रहना, अप होते रहना, जो बिजनेस है वो ग्रो करता रहे, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं चाहता ना कि उसकी ग्रोथ हो फिर डाउनफॉल आ जाए फिर ग्रोथ हो, तो ये किसी को भी नहीं चाहिए। सबको चाहिए कि ग्रोथ जो है वो कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज होती रहे, तो दैट इज स्टेडी ग्रोथ। साथ में इन्होंने वो कंडीशंस के ऊपर भी बात की कि किस तरीके से हम जो स्टेडी ग्रोथ है उसको मेंटेन और अचीव कर सकते हैं, मतलब अचीव करके मेंटेन कर सकते हैं, तो इस बारे में हैरोल्ड उमर ने बात की है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ आप लोगों को, और अगर समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट एक लाइक दे देना, कुछ नहीं रहता ना एक लाइक देने में तो यार, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बात की कि स्टेडी ग्रोथ कैसे अचीव हो सकती है, फिर हम वो इन्हीं कंडीशंस के ऊपर भी बात करते हैं, और इन्हीं मुद्दों को डिस्कस करते हुए हैरोल्ड ने बात किया है 3 ग्रोथ रेट्स के बारे में, ठीक है। इंडिविजुअली तीनों को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल रेट जो रिप्रेजेंट हम करते हैं जी से, ये क्या होता है, रियल रेट इंक्रीज इन जीडीपी पर ईयर, जो एक्चुअल में, जो असल में रियलिटी में जो इंक्रीज हो रही है ना ग्रोथ रेट, उसको हम एक्चुअल रेट, जो एक्चुअली में, कुछ हाइपोथेटिकल नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो हम ऐसा कर लेंगे, वो चीज नहीं है। एक्चुअली में जो सिचुएशन है, सेविंग की जो सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट की रियलिटी में, उसका जो रेशियो या उसका जो रेट होता है, ग्रोथ रेट, वो होता है आपका एक्चुअल रेट, ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास में वारंटेड ग्रोथ रेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय GW, वारंटेड ग्रोथ रेट। अब ये क्या होता है आपके पास में, देखो, एट विच ऑल सेविंग अब्सॉर्ब्ड इनटू इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जितना भी सेविंग हो रहा है सबका सब इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ रहे हो आप, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो जितना भी सेव किया वो सबका सब इन्वेस्टमेंट में चला गया, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो, देखो मान के चलो सेविंग हुआ 10%, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो हमने लेट किया 4, वो हम ऑलरेडी देख चुके थे, मैंने आपको बताया कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। तो अब ये जो वारंटेड ग्रोथ रेट है 2.5% आया, कैसे, देखो एक बार शॉर्ट में समझते हैं। सेविंग है आपका 10 का सेविंग है, ठीक है, आई एम गोना राइट ओवर हियर, देखो जो सेविंग है वो 10 है, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है 4, यानी कि जब आप 4 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाते हो तो आपको 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मिलेगा। अब ये 10 है, तो दूसरा जब हमने 4 लगाया, इसी में से हमने सेकेंड 4 यूनिट्स का यूज किया तो हमें एक और मिला। अब बचा कितना, 2 बचा, 2 से कितना होगा, हाफ ही 2 होगा, तो टोटली हमारा कितना हुआ 2.5। तो ये क्या हुआ आपके पास, वारंटेड ग्रोथ रेट कितना हुआ 2.5%, यानी कि जितना सेविंग था सबका सब हमने लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया सारा का सारा। तीसरा हमारे पास में नेचुरल ग्रोथ रेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय GN, यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट। अब वो क्या होता है आपके पास में, रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब देखो हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे समवेयर लेबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, लेबर ही तो हुआ कि लेबर काम करे, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम ना करे, तो ये रिक्वायर्ड ऐसा रेट जो हमको चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि ऐसा रेट होना चाहिए, मतलब कि अगर हमारी लेबर फोर्स जो काम करती है वो 2% से इंक्रीज हो, तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी 2% से इंक्रीज हो जानी चाहिए, तभी तो फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन होगा। अगर लेबर फोर्स इंक्रीज हो, इकोनॉमी की ग्रोथ ना हो, तो फिर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे आएगा। तो अगर लेबर फोर्स 2% से इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी 2% से इंक्रीज हो जानी चाहिए, ये होता है नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब। आई होप कि एटलीस्ट आपको ये तीनों की तीनों चीज समझ आए होंगे कि एक्चुअल, वारंटेड और नेचुरल ग्रोथ रेट होता क्या है। अब एक चीज हमने अभी मैंने आपको बोला कि किस तरीके से जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है, जो हैरोल्ड उमर है, वो कंडीशन अब कैसे क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से जो हमारी रिक्वायर्ड स्टेडी ग्रोथ है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम एक बार बात करते हैं, विच इज कॉल्ड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ हैरोल्ड मॉडल की पॉलिसी इम्प्लीकेशंस देखते हैं अब हम इसके, ठीक है। देखो हमने 2 चीजें देखी अभी, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, दोनों की बात करते हैं। देखो अगर मान के चलो ये ज्यादा है, एक्चुअल तो एक्चुअल है ही, जो तो चल ही रहा है। अब इन दोनों में देखो, अगर ये वारंटेड ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट है, वारंटेड क्या, जितनी भी सेविंग है सबकी सब इन्वेस्टमेंट में जा रही है, यानी कि पूरी की पूरी अब्जॉर्ब की जा रही है इन्वेस्टमेंट में। और नेचुरल क्या है, जो रेट हमको चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन करने के लिए। अब अगर ये ज्यादा है इससे, वारंटेड ज्यादा है इससे, इसका मतलब क्या है, अगर वारंटेड ज्यादा है नेचुरल से, तो इसका मतलब क्या है कि लेबर फोर्स
कि शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज है, और तो क्या हो रहा है आपके पास में, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा है, लेबर की शॉर्टेज है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इस केस में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो ज्यादा है। इसका ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो मशीन्स हैं वो आइडल है, मशीन्स आइडल है, इसका मतलब जो आउटपुट है वो आउटपुट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इनकम हुआ, उनके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है आपके पास में। क्यों? क्योंकि मशीन्स खाली जा रहे हैं, शॉर्टेज तो चल रही है लेबर की। अब इस केस में क्या किया जाए फिर आपका, कि अगर आपके पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा हो रही है और लेबर की शॉर्टेज चल रही है, खाली पड़े हुए हैं मशीन्स, कैपेसिटी हमारे पास ज्यादा पड़ रही है, एक्सेस में है, इसको हम एक्सेस बोलेंगे, तो उस केस में क्या किया जाए, ये लो मैं एक्सेस, इस केस में क्या किया जाए, एक्सेस के केस में हमने ये कैसे आती है, सेविंग अब्सॉर्ब करने से ना, जितनी सेविंग है वो सारी प्रोडक्शन में जा रही है समवेयर, तो सेविंग को डिक्रीज किया जाए, क्योंकि जब सेविंग डिक्रीज हो और हमारा क्या हो, डिमांड इंक्रीज हो, क्योंकि सेविंग डिक्रीज, क्योंकि जितना सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, तो सेविंग डिक्रीज होनी चाहिए। इस वाले केस में सेविंग डिक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, फिर हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, जिससे कि हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, सेविंग को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब इसका हम दूसरा वाला केस लेते हैं। दूसरा वाला केस क्या होगा कि अगर ये ज्यादा हो, अगर नेचुरल ग्रोथ रेट ज्यादा हो, किससे, वारंटेड ग्रोथ रेट से, तो इस केस में क्या होगा, लेबर फोर्स ज्यादा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा, एक्सेस में लेबर है, और जब एक्सेस में लेबर होते हैं तो क्या होता है हमारे पास में, तो आता है रिसेशन। तो इस केस में क्या होगा आपके पास में, इस केस में होगा रिसेशन। रिसेशन कब होता है भाई, जब काम करने के लिए जरूरत ही नहीं है पर लेबर तो है, तो लेबर को क्या करो, जब जरूरत ही नहीं है सामान बनाने की और लेबर हमारे पास एक्सेस में है, तो उस केस में क्या किया जाए, लेबर को हटाओ। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, सेविंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस थे अकॉर्डिंग टू हैरेड। सो आई होप कि आपको एटलीस्ट इतना क्लियर हुआ होगा कि हैरेड मॉडल क्या बोलता है, एक्चुअल, वारंटेड और नेचुरल ग्रोथ रेट। एक्चुअल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वारंटेड GW और नेचुरल GN। Now we gonna discuss the Domer model of economic growth। अभी तक हमने हैरेड मॉडल के बारे में, हैरेड मॉडल के बारे में बात की थी। देखो, अगर आपने वो वाला मॉडल अच्छे से समझ लिया है ना, तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी कि दोनों का आइडिया सेम है, इसलिए तो हम इसको हैरेड डोमर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो डोमर मॉडल के बारे में हम बात करते हैं। सेम इनका भी मैंने क्या कहा था, आइडिया इनका भी सेम था, इन्होंने भी दोनों के ऊपर ही बात की है। जिस बारे में हैरेड ने बात की थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में, कि क्रूशियल रोल टू कैपिटल एक्यूमुलेशन, कि दोनों ने कहा कि कैपिटल इकट्ठा करो, कैपिटल को बढ़ाओ, तो दोनों ने सेम बात की थी। ठीक है, तो देखो ही ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए इकोनॉमी में क्या कदम उठाए जाएं कि इकोनॉमी में फुल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। तो ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जाएं। अगेन दोनों स्टेडी ग्रोथ की बात करते हैं और ये भी यही बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को कैसे मेंटेन किया जाए इकोनॉमी में, तो क्या हमको काम करना चाहिए उस चीज के लिए। तो देखो इनके कुछ असम्पशंस हैं, दो ही असम्पशन है वैसे तो, उसके बारे में बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन रेशियो। व्हाट इज यूटिलाइजेशन रेशियो? इट इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है आपके पास में, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी की एक मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक्चुअल आउटपुट जो एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ है। तो ये होता है आपके पास में एम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन, क्योंकि उसी से तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम हमारी लिमिट कितनी है और एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो उसी से हमको एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलेगा, सिचुएशंस के बारे में। ठीक है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट के साथ। मेन तो यही होता है हमारे पास में कि असम्पशन है कि वो हमारे पास में पास्ट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसके जरिए हम हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या है, यानी कि क्या इन्होंने अपनी पॉलिसी के बारे में बात की है, इम्प्लाई कैसे करें इनकी पॉलिसी को। तो देखो, टू यूटिलाइज रिसोर्सेज फुल्ली, अगर रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना है इकोनॉमी के, तो हर एक काम के लिए हमको क्या चाहिए, हमको पैसे चाहिए, हमको कैपिटल चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और बार बार वो यही तो बात कर रहे हैं, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, इन्वेस्टमेंट लाओ, कैपिटल बढ़ाओ, स्टॉक बढ़ाओ कैपिटल का। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमको सफिशिएंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस काम के लिए, रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज करना है, और क्या करना है, हमको डिमांड पूरी करनी है जो डिमांड बढ़ेगी, टू इंश्योर इकोनॉमी, टू इंश्योर दैट इकोनॉमी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर
मोर इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू इंक्रीज डिमांड, कि हम फ्यूचर में जो प्रोड्यूस है, जितना डिमांड है अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोड्यूस कर सके इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी इतना प्रोड्यूस कर सके इन फ्यूचर जितनी डिमांड इंक्रीज हो। तो दोनों ही कामों के लिए हमको क्या चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है दोनों ही कामों के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, उसको हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हैरेड एंड डोमर इंडिविजुअली। कल हम लोग बात करेंगे कि दोनों ने कंबाइंडली, हम इन्हीं दोनों की जो अलग अलग विचारधारा है उसको जोड़ के एक बारी हम उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कंबाइंडली अगर हम उसको पढ़ें तो हम पढ़े कैसे कंबाइंडली। अभी हमने इंडिविजुअली दोनों के बारे में बात की है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर, इनके इम्प्लीकेशन समझ में आए होंगे। सो अगर आए होंगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।